प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि बीटेक 7 सेमेस्टर में आपको जो है इलेक्टिव पेपर आपके होते हैं पढ़ने के लिए। तो इस इलेक्टिव पेपर में आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उन अलग अलग इलेक्टिव पेपर्स में आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं ग्राउंड वाटर, है ना, जो कि आपका कॉलेज में लिया गया है। तो आपके कॉलेज में ग्राउंड वाटर लिया गया है, तो सबसे पहले इसका हम लोग जो है सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस आखिर क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है सिलेबस को नोट डाउन कर लेते हैं। तो सिलेबस देखो, पीडीएफ के फॉर्म में आप प्रिंट करवा कर रख सकते हो, या फिर सिलेबस जो मैं लिखवा रहा हूँ आप उसको एक पेपर पे या एक पेज पे लिख कर आप दीवार में चिपका सकते हो कि भाई हमारा ये सिलेबस है 7 सेमेस्टर का। तो आप जिसमें रूम में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल में चिपका सकते हो, अपने रूम लेकर प्राइवेटली रहते हो तो रूम में चिपका सकते हो कि 7 सेमेस्टर का इस सब्जेक्ट का ये हमारा सिलेबस है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राउंड वाटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राउंड वाटर एंड एक्वीफर। ठीक है, ग्राउंड वाटर का क्या प्रॉपर्टीज होता है और एक्वीफर का क्या प्रॉपर्टीज होता है वो आपको बताना है। उसके बाद प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ पोरस मीडिया फ्लो एंड मास ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये आपका जो है सिलेबस है। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। उसके बाद है आपका वेल हाइड्रोलिक्स। वेल हाइड्रोलिक्स क्या है? वेल हाइड्रोलिक्स। उसके बाद है आपका वेल हाइड्रोलिक एंड पंपिंग टेस्ट पंपिंग टेस्ट एनालिसिस। ठीक है, ये आपका तीसरा टॉपिक हो गया। उसके बाद है आपका रोल ऑफ ग्राउंड वाटर इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। रोल ऑफ ग्राउंड वाटर इन हाइड्रोलॉजिक साइकिल। उसके बाद है अगला टॉपिक है आपका ग्राउंड वाटर क्वालिटी एंड कंटामिनेशन। ग्राउंड वाटर क्वालिटी एंड कंटामिनेशन। ठीक है, ये आपका जो है सिलेबस है जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। अब इस सिलेबस के अनुसार कोई बुक तो होगा मार्केट में, क्योंकि भाई हम लोग इंजीनियर्स हैं और इंजीनियर्स के लिए बुक तो होगा ही मार्केट में, ऑब्वियसली होगा। और ये ब्रांच पेपर है, तो ये किस सब्जेक्ट का ये है? तो ये आपका है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का। किसका? वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, है ना। ये किसका पार्ट है? WR वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, WRE वोल 1 SK गर्ग। ठीक है, अगर आप उस बुक में जाओगे, मैं बुक आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये आपका बुक है। ये बुक अप्रोक्सीमेटली अगर आप मार्केट से जाकर लोगे तो कितना प्राइस है इसका? लगभग 400 500 है, तो लगभग 350-400 में ये बुक जो है आपको मिलेगा। इसमें आप आओगे पेज नंबर 368, पेज नंबर 368, चैप्टर नंबर 12। ठीक है,
चैप्टर नंबर 12 पूरा का पूरा चीज़ें इसमें सेम टू सेम नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी दी गई है, तो आपको कुछ कम भी पढ़ना है ना। और जो एक्स्ट्रा दिया गया है उसको आपको दूसरा टॉपिक से रेफरेंस लेकर पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसमें चैप्टर नंबर 12 में दिया गया है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन फॉर इरिगेशन एंड अदर यूज। जो ग्राउंड वाटर होता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं किस पर्पस के लिए, तो इरिगेशन पर्पस के लिए, या फिर और भी कई सारे यूजेस के लिए। हम लोग पीने के लिए भी पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ना है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ना है। हमें ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन कैसे कर रहे हैं वो हमें नहीं पढ़ना है, और अदर जो यूजेस है ग्राउंड वाटर का वो हमें नहीं पढ़ना है। हमें बस ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ना है कि ग्राउंड वाटर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, एक्विफर क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कौन से फंडामेंटल इक्वेशंस यूज किए जाते हैं, मास ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वेल हाइड्रोलिक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्या होता है, और क्या क्या रोल निभाता है ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजिक साइकिल में, और ग्राउंड वाटर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, और कंटामिनेट कैसे होता है ग्राउंड वाटर, वो हमें पढ़ना है। तो हमें यही पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना है। अगर आप बात करोगे, आपको जो है शायद 8 सेमेस्टर में आप जाओगे, या हो सकता है कि किसी कॉलेज में अभी ही लिया गया हो, या हो सकता है 8 सेमेस्टर में लिया जाए, तो वहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको पढ़ना होगा ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग। क्या है, ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग। जैसे यहाँ पे आप 7 सेमेस्टर में पढ़े ग्राउंड वाटर क्या होता है, क्या क्वालिटी होता है, कैसे किया जाता है, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये सभी चीज़ें थोड़ी बहुत बेसिक हम लोगों को पढ़ना है। अब उसको इंजीनियरिंग फील्ड में क्या यूजेस हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में इन द इरिगेशंस, तो वहां पे भी यही चैप्टर, इसी चैप्टर से लगभग टॉपिक आपको मिलता जुलता रहेगा, बस थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा चीजें इसमें ऐड ऑन किया जाएगा, तो आपका जो है वो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए हो गया। यानी ये जो चैप्टर है इस बुक का, चैप्टर नंबर 12 ही आपको 7 सेमेस्टर में भी काम दे रहा है, आपको 8 सेमेस्टर में भी काम देगा अगर ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग लोगे तब। लेकिन कुछ चीजें थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहता है, तो वो आगे पीछे के लिए हम तो हैं ही आपके लिए, आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करने के लिए, ठीक है। तो आप ये बुक परचेज कर सकते हो मार्केट में। ये न्यू एडिशंस मैंने परचेज किया है आप लोगों की मदद के लिए, क्योंकि आप लोग हमारे लिए इतना हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमारे कोर्सेज को इनरोल करते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, आप लोगों को और बेस्ट से बेस्ट और लेटेस्ट जो कंटेंट में अपडेट किया गया है, सारी अपडेट के साथ आप लोगों को दिया जा सके। ओके, तो आप लोगों को प्रॉपर कंटेंट के लिए हर बुक्स जो कि अपडेटेड वर्जन्स होती हैं वही बुक्स मैं ऑर्डर करता हूं, ताकि आप लोगों को कुछ भी एरर या कुछ गलत चीज़ें मैं ना बता दूं। जो अपडेट किया गया है, लेटेस्ट वर्जन में अपडेट किया गया है बुक्स में या इंटरनेट पे, वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्राउंड वाटर के बारे में, है ना। तो यहाँ पे लिखिए ग्राउंड वाटर, ये हमारा स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, ग्राउंड वाटर। तो देखो ग्राउंड वाटर अगर बात किया जाए तो हमारे अर्थ पे, ऑन अर्थ टोटल 30% ऑफ फ्रेश वाटर, है ना। ऑन अर्थ टोटल 30% फ्रेश वाटर अवेलेबल आउट ऑफ 100%। आपको पता है कि हमारे अर्थ पे जो है टोटल कितना पानी है, 70% पानी है प्रेजेंट। कितना, लगभग 70% अर्थ पे पानी प्रेजेंट है, बाकी जो 30% है वो लैंड है ना। तो उस 70% में से, है ना, उस 70% में से भी 30% ही फ्रेश वाटर अवेलेबल है, बाकी अलग अलग फॉर्म्स में वाटर जो है हमारे प्रेजेंट है ऑन अर्थ, है ना। ग्लेशियर के फॉर्म में, सलाइन वाटर है, तो किसी में कुछ, मतलब जो पीने योग्य है, जो फ्रेश वाटर है वो 30% ही है। अब इस 30% में भी और आप बाइफरकेट इसको कर सकते हो, बट उतना डिटेल्स में हमें जानने की जरूरत नहीं।
जब जरूरत होगा आपको मैं बता दूंगा, बट अभी आपको जरूरत नहीं है। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। दूसरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ग्राउंड वाटर is also known as subsurface वाटर। जो आपका ग्राउंड वाटर है इसको सब सरफेस वाटर के नाम से भी जो है हम लोग जानते हैं। ऑब्वियसली अब बात आती है ग्राउंड वाटर की, तो ग्राउंड वाटर का यूज कौन करेगा? यूज तो हम ही लोग करेंगे, चाहे पीने के लिए यूज करें, चाहे पेड़ पौधा यूज करें, है ना। तो अब मान लो कि ये हमारा अर्थ है, तो ये अर्थ पे ग्राउंड वाटर का मतलब है कि ये ग्राउंड के नीचे कहीं पे भी पानी होगा, क्योंकि इसी को हम लोग कह रहे हैं सब सरफेस वाटर। तो मान लो कि यहाँ पे कहीं पे पानी हमारा जो है प्रेजेंट है, तो ये हमारा अर्थ का ग्राउंड लेवल है ना, ग्राउंड लेवल है। तो अब यहाँ से कुछ तो ये डेप्थ है ना, कुछ ना कुछ ये डेप्थ पे वाटर जो है हमारा अवेलेबल है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल हमारा प्रेजेंट है। तो ये जो ग्राउंड वाटर टेबल हमारा प्रेजेंट है, तो ये जो रीजंस हुआ हमारा नीचे, तो ऑब्वियसली ये ग्राउंड वाटर टेबल जहाँ पे प्रेजेंट है ना, ग्राउंड वाटर टेबल जहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला जो जोन होगा, ये वाला जोन जहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल प्रेजेंट है या जिसके नीचे प्रेजेंट है, उसको जोन ऑफ सैचुरेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? जोन ऑफ सैचुरेशन। और यहाँ पे जो सॉइल होगा, है ना, इस ग्राउंड वाटर के आसपास जो सॉइल्स होंगे वो क्या होगा? फुल्ली सैचुरेटेड होगा। जो सॉइल होगा वो क्या होगा? फुल्ली सैचुरेटेड होगा, है ना। और ये यहाँ पे ये तो सॉलिड पार्ट होगा, यहाँ पे पानी है, तो यहाँ पे जो पानी है हो सकता है कि पोर्स भी रहेंगे सॉइल में। तो मान लो कि ये 3 भाग में आपके डिवाइड हो जाएंगे, कुछ पानी यहाँ से इसमें चला जाएगा सॉइल में, है ना, पोर्स के थ्रू। तो इसको जो है कैपिलरी फ्रिंज कहते हैं। इसको जब जाता है तो इसको क्या कहते हैं? कैपिलरी फ्रिंज। ओके, और ये पूरा का पूरा बीच वाला पूरा का पूरा सॉलिड रहेगा। ऊपर से भी कुछ बरसात का पानी या जो सरफेस सोर्स ऑफ वाटर है, जैसे तालाब हो गया, नदी हो गया, तो उसके कारण से भी कुछ पानी यहाँ पे आ जाएगा नीचे वाला लेयर में। तो ये जो लेयर होगा ये सॉइल वाटर होगा, ये सॉइल वाटर होगा, सॉइल वाटर। और ये जो है बीच वाला, इसको इंटरमीडिएट जोन कहेंगे, इंटरमीडिएट जोन कह देंगे। ये जो पूरा जोन हुआ है ना, यहाँ से ये जो जोन हुआ यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग कहेंगे जोन ऑफ एरेशन। इसको क्या कहेंगे? जोन ऑफ एरेशन। और जोन ऑफ एरेशन कितने भागों में डिवाइड किए? तो 3 भाग में, 3 लेयर में। पहला सॉइल वाटर, दूसरा इंटरमीडिएट जोन और तीसरा कैपिलरी फ्रिंज, है ना। तो ये हुआ। ये जो जोन ऑफ एरेशन होते हैं ये पार्शियली सैचुरेटेड होता है। क्या होता है? पार्शियली सैचुरेटेड होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा ही पार्शियली सैचुरेटेड हो, सिर्फ कैपिलरी हिंज वाला, कैपिलरी फ्रिंज वाला और सॉइल वाटर वाला पार्शियली हो सैचुरेटेड और इंटरमीडिएट वाला पूरा का पूरा सूखा हो, ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहता है कि ये पार्शियली सैचुरेटेड रहते हैं। और ये जो जोन ऑफ सैचुरेशन है ये फुल्ली सैचुरेटेड। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी सॉइल मास अगर प्रेजेंट है तो पूरा का पूरा सैचुरेटेड आपका रहने वाला है। ओके, बात करते हैं टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की। टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। तो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन अगर बात किया जाए तो ये हमारा जो ग्राउंड है ना,
तो पानी आपका कहीं पे यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा, है ना, यहाँ पे आपका वाटर जो है प्रेजेंट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पानी की जरूरत है, ग्राउंड वाटर की जरूरत होती है, तो हम लोग जो है बोरिंग करते हैं और पानी यहाँ से निकालते हैं, है ना, बोरिंग करके पानी को जो है यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो जब बोरिंग करके पानी को बाहर निकालते हैं तो आप कई जगहों पे आप देखते होंगे कि बोरिंग जो है 100 फीट 150 फीट अंदर तक चलते गया है ना, लेकिन पानी निकल ही नहीं रहा है। कई बार क्या होता है कि बोरिंग किए 50 फीट पे ही पानी निकला, 4-5 दिन पानी निकाले बोरिंग करने के बाद, और छठा दिन जब निकालने गए तो पता चला कि वहां से पानी ही नहीं निकल रहा है, पानी ही खत्म हो गया है ना। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बोरिंग किए 10 ही फीट किए और पानी निकलने लगा, और हमेशा निकल रहा है बहुत मात्रा में। कई बार आप ऐसा भी देखते हो कि आप बोरिंग किए, जैसे ही बोरिंग मतलब पानी वाला एरिया आया, एकदम बहुत प्रेशर के साथ पानी निकलने लगता है ना। तो अलग अलग तरीके से तो वहां वो हमारा जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस आ जाता है। तो यहाँ पे जो पानी की कौन पानी कहाँ पे हमें पानी मिलेगा, किस तरीके का पानी मिलेगा, तो वो सारी चीजें जो है हमें 4 भाग में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। पहला है एक्वीफर, दूसरा है, पहला एक्वीफर हो गया, दूसरा हो गया एक्वाटार्ड, तीसरा हो गया आपका एक्वाक्लूड, एक्विक्लूड, और चौथा हो गया आपका एक्विफ्यूज। ठीक है। एक्वीफर, फर जो है एक्वीफर, इसको याद रखिएगा ट्रांसफर से। एक्वीफर मतलब ट्रांसफर, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्वीफर ट्रांसफर, तो ट्रांसफर कौन करेगा, पानी का ट्रांसफर कौन करेगा, जो पानी को लेगा और पानी देगा, है ना। ट्रांसफर माने लेने का भी काम कर रहा है और देने का भी काम कर रहा है। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो कि विच होल्ड वाटर एंड पर अनरिलीज वाटर, ऐसे भी आप लिख सकते हो। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि होल्ड वाटर एंड एल्ड वाटर इज इन सफिशियंट क्वांटिटी, ये भी आप लिख सकते हो। होल्ड का मतलब होता है कि पोरोसिटी उसमें है, और एल्ड का मतलब होता है कि परमेएबल है ना। अब आती है बात, आई है यहाँ पे पोरोसिटी की। तो पोरोसिटी का जिसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वायर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, वॉल्यूम ऑफ वायर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ये पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक। दूसरा हमारा आया परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी जो है अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ सॉइल, है ना, नेचर्स, सारी चीजों पे। इसके अलावा फ्लो वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो उसके बारे में आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। ये जो एक्वीफर्स है जो कि जनरली आपको देखने को मिलता है सैंड एंड ग्रेवल में आपको जो है देखने को मिलता है। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका एक्वाटार्ड का, तो एक्वाटार्ड जो कि पानी तो इसके पास होता है ना, पानी ये होल्ड करता है, पानी होल्ड करता है ना, बट डज नॉट एल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, डज नॉट एल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब ये पानी कहता है आ जाओ आ जाओ, पानी पहले ले लिया, अब आराम से पेट भर लेगा, और पानी चाहिए लो थोड़ा सा दे दिया, मतलब पानी तो लिया लेकिन दिया पूरा नहीं, कुछ ही दिया, थोड़ा बहुत दे दिया, है ना। तो टार्ड मतलब थका हुआ है,
टार्ड माने टायर्ड, है ना, यहाँ पे टायर्ड से आप समझ सकते हो, है ना। टार्ड का मतलब होता है टायर्ड। जब आप थके हुए रहते हैं, कोई आपको पानी देता है तो पानी गुट 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 पी लेते हैं, और पी लेने के बाद बोलता है कि थोड़ा सा पानी हमारे लिए भी रखना, तो बोलता है कि पहले मेरा प्यास तो बुझाने दो, उसके बाद तुमको दे दूंगा। तो मैंने टायर्ड मतलब प्यासा है, प्यासा है तो पानी तो पिया, लेकिन जब देने की बारी आई तो वह थोड़ा सा पानी दे दिया, तो वो टार्ड से आप रख सकते हो। एक्वा क्लूड, ये इसका एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो ये जनरली सैंडी क्ले में होता है ना, सैंडी क्ले में फॉर्मेशन देखने को मिलता है, सैंडी क्ले। एक्वा क्लूड में क्या होता है कि ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को जो है क्या करता है, खींच के रखता है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को एकदम पूरा खींच लेता है पानी को, ठीक है, पूरा पानी को खींच लेता है। लेकिन जब देने की बारी आती है ना, जब देने की बारी आती है, नहीं है, खत्म हो गया, है ना, यानी ये धोखेबाजी करता है, लेने के लिए ले लेता है लेकिन नहीं देता नहीं है। इसमें क्या था टार्ड में कि थका हुआ था, पानी पिया लेकिन कुछ दूसरे के लिए भी छोड़ दिया। लेकिन इसमें एक्वा क्लूड में क्या हुआ कि ये पानी तो ले लिया लेकिन दिया किसी को नहीं। ये आपका फॉर्म होता है क्लेई सॉइल में। उसके बाद आता है एक्वा फ्यूज, एक्वा फ्यूज, फ्यूज का मतलब फ्यूज मतलब खत्म। तो ये ना ही लेता है और ना ही देता है ना, ना ही लेता है और ना ही देता है ना, मतलब ये पानी को होल्ड करके भी नहीं रखेगा और एल्ड भी नहीं करेगा, मतलब सीधे कहता है भाई हमको पानी ना तुम दो ना हम तुमको देंगे, मतलब इस दोनों से साफ मना कर देता है कि भाई हमको ना चाहिए ना हम किसी को देंगे, अगर मेरे पास रहेगा तो भी नहीं देंगे, तुम्हारे पास है तो तुम हमको मत दो, हम दोनों रिश्ता नहीं निभाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हो गया। तो इसमें हमारी जो आज का ग्राउंड वाटर जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे हमें जो मेन फोकस सेवल पॉइंट है या जो मेन फोकस हमें करनी है वो फोकस करना है एक्वीफर पे, है ना, यानी फर यानी ट्रांसफर, यानी जो पानी का लेन देन अच्छे से कर सके, है ना, एक्वीफर का मतलब जो पानी का लेन देन अच्छे से कर सके, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जो है चर्चा करेंगे। तो एक बार अगर कोई पॉइंट्स नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो इसको, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो आपका होगा नहीं ऐप पे, है ना। चलो तो इसको मिटाता हूँ, ऊपर का चीज पहले मिटा देता हूँ क्योंकि सिलेबस तो आपको लिख ही लिए होगे अब तक। तो डियर यहाँ तक की कहानी आपको पूरा समझ में आ गया। अब जो है कहानी वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राउंड वाटर, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राउंड वाटर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राउंड वाटर में सबसे पहला है टेम्परेचर,
ठीक है, टेम्परेचर। तो जो ग्राउंड वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो रिलेटिवली स्टेबल होता है और वो इन्फ्लुएंस करता है जो सराउंडिंग जियोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं उसके कारण से जो पानी का जो टेम्परेचर होता है वो स्टेबल होता है। आप देखते होंगे जो चापाकल होता है घर में या आपके हॉस्टल्स में मोटर लगे होंगे, तो ठंडे के टाइम में पानी जो है गर्म निकलता है और गर्मी के टाइम में जब अंडरग्राउंड वाटर निकलता है तो ठंडा निकलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आसपास का जो मटेरियल्स होते हैं ना उससे वो स्टेबल होता है और टेम्परेचर आसपास के इन्वायरमेंट के अनुसार वो अपने आप को ढाल कर रखता है और वो नीचे रहता है तो एक स्टेबल फॉर्म में रहता है, इसलिए। ठीक है। दूसरा है आपका टर्बिडिटी। दूसरा क्या है? टर्बिडिटी। टर्बिडिटी आप इन्वायरमेंट में पढ़े होंगे। टर्बिडिटी जो है हम लोग मेजर करते हैं, ये पानी में जो डिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं उसमें होता है और ये पानी को जो है फीका कर देता है या कह सकते हैं कि उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, वैसा बना देता है। तो जो ग्राउंड वाटर होता है वो क्लियर होता है ना, मतलब उसमें टर्बिडिटी की मात्रा ना के बराबर होता है ना। ग्राउंड वाटर में टर्बिडिटी ना के बराबर होता है और अगर टर्बिडिटी प्रेजेंट भी होता है तो वो पार्टिकुलेट मैटर होता है या सस्पेंडेड सेडिमेंट होते हैं, जो कि जब तक वो पानी मान लो कि चापाकल से भरते हैं तो कुछ पार्टिकल छोटे छोटे रहते हैं डिजॉल्व के फॉर्म में, तो जब पानी आप छाने कटोरा में या गिलास में तो कुछ देर के बाद उसको पानी को अगर रख दोगे तो जो टर्बिड मटेरियल्स होंगे जो टर्बिडिटी पैदा कर रहा है पानी में वो क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा बॉटम ऑफ द ग्लास या कटोरी या जिसमें रखोगे, अगर टर्बिडिटी थोड़ा बहुत प्रेजेंट रहेगा तो भी। लेकिन टाइपिकली जो ग्राउंड वाटर होते हैं मेनली वो हमारा क्लीन होता है, किसी भी तरीके का टर्बिडिटी उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तीसरा प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है कलर। तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? कलर। जो नेचुरल ग्राउंड वाटर होते हैं ये कलरलेस होता है, कोई कलर इसमें नहीं होता है। लेकिन अगर ग्राउंड वाटर में आयरन की मात्रा हो तो वो उस कंडीशन में पानी जो है लाल और ब्राउन मतलब रेडिश ब्राउन कलर का बन जाता है, अगर ग्राउंड वाटर माने ग्राउंड में आयरन की मात्रा ज्यादा हो तब। और अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग फॉर्म ऑफ कलर प्रोवाइड करता है, बट मेनली हमें जो है आयरन की ही मात्रा जो है देखने को मिलता है ज़्यादातर इलाके में, जिसके कारण से जो स्वाद होता है पानी का जो स्वाद होता है वो क्या होता है? हल्का तीखापन उसमें जो है देखने को मिलता है। ओके, तो आयरन का मात्रा अगर हो जा रहा है प्रेजेंट हो जा रहा है आपके एरिया में तो उसके कारण से जो कलर है वो रेडिश ब्राउन होगा, अदरवाइज वो कलर जो है कलरलेस होता है ग्राउंड वाटर नेचुरली। चौथा है टेस्ट एंड ओडर ना। टेस्ट एंड ओडर, जो टेस्ट एंड ओडर है जो ग्राउंड वाटर है उसमें किसी तरीके का टेस्ट और ओडर नहीं होता है, मतलब टेस्ट लेस और ओडर लेस होता है जो नेचुरल ग्राउंड वाटर होता है वो। ओके, बशर्ते कि उसके आसपास का एरिया मतलब जो ग्राउंड वाटर है उसके आसपास का लोकल एरिया जो है एकदम क्लीन होना चाहिए। अगर आसपास में बहुत ज़्यादा गंदगी फैला हुआ है और उससे पानी रीस कर जो है अंदर जा रहा है तो उसके कारण से वहाँ पे का जो पानी का जो स्वाद होता है वो चेंज हो जाता है और कई बार पानी जो ग्राउंड वाटर होता है वो गंध भी देने लगता है उस एरिया में जहाँ पे बहुत लार्ज तालाब और उसमें जमा हुआ है पानी एकदम सड़ रहा है गल रहा है जीव जंतु सब मर के गला रहा है वहीं पे, तो उस कंडीशन में। पांचवा प्रॉपर्टीज है पीएच वैल्यू, है ना। तो अगर पीएच वैल्यूज के बारे में बात किया जाए तो पीएच वैल्यू जो है ये आपका 5 से 8.5 के बीच में लाई करता है पीएच वैल्यू, जो कि सम एसिडिक
और सम बेसिक नेचर्स का वाटर जो है हमें देखने को मिलता है ग्राउंड वाटर। 6 प्रॉपर्टीज है आपका कंडक्टिविटी। ये जो कंडक्टिविटी है, आपको पता है कि जो ग्राउंड वाटर है उसमें कुछ ना कुछ आयनिक डिसॉल्व आयन जो है प्रेजेंट होते हैं। तो जो डिसॉल्व आयन होते हैं उसके प्रेजेंट होने के कारण से वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देता है, कंडक्ट करवाता है अपने थ्रू। यानी ग्राउंड वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व मिनरल्स अगर ज्यादा है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। अगर डिसॉल्व आयन की मात्रा यानी कंसंट्रेशन कम है ग्राउंड वाटर में तो कंडक्टिविटी लेस होगा, लेकिन कंडक्टिविटी होता है। इसलिए जो बैटरी वगैरह में पानी यूज किया जाता है वो डिस्टिल वाटर होता है, ना कि ग्राउंड वाटर हम लोग यूज करते हैं। ओके, उसके बाद है हार्डनेस। देखो ग्राउंड वाटर में अगर हार्डनेस के बारे में बात किया जाए तो हार्डनेस जो है दो मिनरल के कारण से आपका जो है प्रेजेंट होता है या हार्डनेस फॉर्म होता है ग्राउंड वाटर में। पहला कैल्शियम और दूसरा मैग्नीशियम। इसके कारण से इसका जो आयंस होता है इसके कारण से ही जो डिसॉल्व हो जाता है ग्राउंड वाटर में और वो हार्डनेस को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण से हम लोग सरफ साबुन वगैरह जो है रगड़ते रगड़ते कपड़ा धोते हैं लेकिन झाग आता ही नहीं है, तो वो हार्डनेस के कारण से होता है। उसके बाद है आपका 8वां नंबर प्रॉपर्टीज डेंसिटी। ठीक है, 8वां नंबर जो प्रॉपर्टीज है वो है आपका डेंसिटी। तो जो ग्राउंड वाटर का जो है वो डेंस होता है किससे, एयर से, है ना, मोर डेंस देन एयर, और लेस डेंस, है ना, एयर से ज्यादा डेंस होता है लेकिन सरफेस वाटर से कम डेंस होता है। सरफेस वाटर यानी अगर डेंसिटी बात किया जाए तो एयर से डेंसिटी ज्यादा होता है लेकिन सरफेस वाटर के कंपैरिजन में डेंसिटी जो होता है ग्राउंड वाटर का वो कम होता है। उसके बाद 8वां हो गया, 9वां प्रॉपर्टीज हो गया सैचुरेशन। 9वां प्रॉपर्टीज क्या हो गया, सैचुरेशन। जो ग्राउंड वाटर होता है वो सैचुरेटेड होता है, मिनरल्स उसमें होते हैं जो कि परकुलेट होकर जाता है सॉइल या रॉक्स के थ्रू। तो इसलिए कहते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है वो मिनरल से भरपूर होता है, उसमें कई सारे मिनरल जो है प्रेजेंट होते हैं, यानी सैचुरेटेड फॉर्म में आपका होता है। उसके बाद 10वां नंबर प्रॉपर्टीज यहाँ पे है आपका परमिएबिलिटी। 10वां नंबर प्रॉपर्टीज क्या है, परमिएबिलिटी। तो देखो परमिएबिलिटी क्या बताता है कि भाई वो पानी जो है परकुलेट कर सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ रॉक एंड सॉइल प्रेजेंट, किस तरीके का सॉइल प्रेजेंट है उसके बेसिस पे। तो ये कुल 10 जो है आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज को मैंने जो है आपको एक्सप्लेन किया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और जो भी पॉइंट मैंने बताया उन पॉइंट को ध्यान रखिएगा और उसके बेसिस पे आप अपने एग्जाम में सेमेस्टर में अच्छे तरीके से लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा और टॉपिक है जो कि है टाइप्स ऑफ एक्वीफर। टाइप्स ऑफ एक्वीफर। तो देखो टाइप्स ऑफ एक्वीफर अगर बात किया जाए तो मेनली जो है दो तरीके का होता है। पहला होता है कन्फाइंड और दूसरा होता है अनकन्फाइंड, है ना। एक होता है कन्फाइंड एक्वीफर, एक होता है अनकन्फाइंड एक्वीफर। बट इसके अलावा हम लोग और भी कई तरीके के टाइप्स ऑफ एक्वीफर को पढ़ेंगे। जो कन्फाइंड एक्वीफर्स होता है इसी को हम लोग जो है आर्टेसियन एक्वीफर भी जो है बोलते हैं। ठीक है, कन्फाइंड एक्वीफर को आर्टेसियन एक्वीफर भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो वाटर प्रेजेंट होता है ग्राउंड में, उसमें जब बोरिंग किया जाता है तो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली वो पानी जो है निकलता है, तो वो आर्टेसियन एक्वीफर या कन्फाइंड एक्वीफर होता है। और अनकन्फाइंड एक्वीफर जिसमें कोई वैसा कुछ कंडीशन देखने को नहीं मिलता है
और भी कई सारे अदर फॉर्म्स हैं एक्वीफर के, उसके बारे में अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो भी टॉपिक मैंने बताया, इन पॉइंट्स को, टॉपिक्स को लिख लीजिए और अपने तरीके से और उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो सेमेस्टर एग्जाम्स होता है उसमें आप पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर कितनी ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, यही आपकी एबिलिटी को चेक किया जाता है। कहीं पे भी आप इंटरव्यू भी देने जाइएगा तो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है, आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। ओके, तो दिस पॉइंट्स विल बी नोटेबल, नोट डाउन कर लीजिए।